पहली बार में जेआरएफ बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है किसी विद्यार्थी ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी हो और पहली बार में ही जेआरएफ क्लियर कर लिया हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार में। आज मैं एक ऐसे अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिन्होंने पहली बार में ही यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सिर फख्र से ऊंचा किया। इस वीडियो में आप ये देखना पहली बार में जेआरएफ करने वाले विद्यार्थी किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इस कक्षा में हम यूजीसी एनटीए नेट हिंदी की परीक्षा जो कुछ दिन पहले 5 मार्च 2023 को हुई थी उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट 2023 जून में जो आपकी परीक्षा है उसमें पहली बार बैठने वाले हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो किस प्रकार की होती है, उसका जो प्रश्न पत्र है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार जो परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ साथ जो पहले भी परीक्षा देख चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मार्च 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसी पेपर को अब हम हल करने वाले हैं। और ये वही विद्यार्थी हैं जिनका पेपर आपके सामने है, जिन्होंने पहली बार में जेआरएफ क्लियर किया। आप ये भी देखना कि उन्होंने किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर रखा है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट नेम वज्रांश और इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है अंत में 1546। ये और कोई नहीं है, ये मेरा ही स्टूडेंट रहा है और इन्होंने पहली बार में ही जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? आपको कुछ धुंधले नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जब मैं पिछला प्रश्न पत्र आपको हल करवा रहा था तो उसमें एक शुभ चिंतक ने कमेंट कर रखा था। उन्होंने कहा था कि सर एक बार मार्च 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसका भी प्रश्न पत्र हल करवा दो। इसलिए मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न पत्र नहीं था, काफ़ी कोशिश की हर जगह से नेट पे निकालने की, गूगल पे साइट पे, मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बाद में मैंने उसी विद्यार्थी से संपर्क किया जिन्होंने पहली बार में ही जेआरएफ क्लियर की थी और उसी का प्रश्न पत्र मुझे मिला जो आपके सामने है। आपको धुंधला जरूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो आपको ये हिंदी में बड़े बड़े अक्षर नज़र आ रहे हैं सिर्फ इनको देखना है। ये जो ऑप्शन आईडी हैं, क्वेश्चन पेपर आईडी हैं, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ इनको पढ़ना और ऑप्शन को पढ़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देखो, पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है खालिक बारी। आपको ये भी पता होना चाहिए खालिक बारी जो रचना है वो अमीर खुसरो की है। आदिकाल के अंतिम कवियों में प्रसिद्ध कवि हुए हैं अमीर खुसरो और खालिक बारी उन्हीं की रचना है। इसका सही उत्तर भी यही होगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ, बार बार पूछे जाते हैं, ये जो नीचे वाले ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया था। आपको जो बाकी के ऑप्शन हैं इनका जरूर पता होना चाहिए। और इसके बाद में देखो चंदायन। ये जो चंदायन है प्रेम काव्य की पहली रचना है अवधी भाषा की और ये लिखा है मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद ने, आपको ये ध्यान में रखना है, मुल्ला दाऊद की ये रचना है। अंत में मृगावती आपको नजर आ रहा है, ये भी प्रेम काव्य की ही रचना है, कुतुबन ने इसको लिखा है, कुतुबन। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा खालिक बारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इनमें ऑप्शन है 7 जून 1951, 53, 54, 55। आपको साथ साथ में ये भी नजर आ रहा होगा जो वज्रांश है, इन्होंने, वज्रांश उस लड़के का नाम जिन्होंने पहली बार में जेआरएफ क्लियर किया है, इन्होंने किस प्रकार से इनके उत्तर यहाँ पे सही कर रखे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो भी 4 जून 1955 है और वज्रांश ने भी यही जो आपको नजर आ रहा है आंसर
ये दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जून 1955 प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको अच्छे से समझाया था। आप वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर भी जो भी बोलियों वाला है भारतीय आर्य भाषाओं का पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है। तो अवधि बोल ये जो बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो अब ये बघेली नजर आ रहा आपको, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? वो हुआ है अर्धमागधी से। मागधी मत कर देना, क्योंकि मागधी जो है उससे विकास बिहारी का हुआ था, और बिहारी के अंदर आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बोलियां हैं। और अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी है इसमें जो बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अर्धमागधी। अगला प्रश्न है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी हैं? स, य, न, झ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्पर्शी संघर्षी होते क्या हैं। यहाँ वज्रांश ने ये जो इसको हल किया था वो गलत है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये देख लिया कि संघर्षी संघर्षी में श, स, स है, ये चारों हैं, किंतु संघर्षी के साथ साथ इन्होंने स्पर्श भी पूछ रखा है। और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कैसे लेकर के मैं तक उनकी संख्या होती है 25। आप बोल के देखो इनमें से ये तो नहीं है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसे लेकर के मैं तक आपके नीचे वाले दो हैं, ऊपर वाले दोनों तो पहले ही हट गए क्योंकि स्पर्श साथ में दे रखा है। अब देखो स्पर्श के बाद में संघर्ष किस में हो रहा? न में हम आराम से बोल रहे हैं झ, च, छ, ज, झ, इसको बोलते समय संघर्ष हो रहा है। तो ये आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो झ है इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित? यानी कि ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने इस इतिहास को लिखा है। अब आप ये देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से, वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी था। यहाँ ईस्वी दे रखा है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर 693 का हम विक्रमी संवत निकालेंगे, क्योंकि आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा विक्रमी संवत के हिसाब से, तो विक्रमी संवत आपका इसमें 57 वर्ष जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 693 जमा 57 750। तो इस प्रकार से 750 से लेकर के 1750 विक्रमी संवत तक इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इसमें साहित्य लिखा है। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब जन मीठा ते तेसन जपऊं अव हट्टा। ये आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति और हेमचंद्र। विद्यापति का ये कथन है, क्योंकि विद्यापति की दो रचनाएं हैं अवहट्ट भाषा में, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो उसी में इन्होंने ये कहा है देसिल बैना सब जनमिठा ते तेसन जपऊं अवहट्टा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो यहाँ ये जो 4 रचना आपके सामने दे रखी है सारी कविताएं हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो लोकायतन है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके पश्चात आत्मजयी जो आपको नजर आ रही है ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। और इसके पश्चात आपको नजर आ रही है संशय की एक रात, ये नरेश मेहता की है। और अंत में है कनुप्रिया, ये धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और इसका जो ये कथन दिया गया यहाँ पे राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया गया है, वो कनुप्रिया में किया गया है।
और कनुप्रिया ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ है वो किस विधा की रचना है? ये जो विधाएं आपके सामने नजर आ रही हैं इनमें से आपको देखना है। और यहाँ वज्रांश ने इसका भी गलत कर रखा है, क्योंकि जो दोनों आसान आसान नजर आए थे वो इनके गलत हैं। कई बार यही होता है कि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा गहराई से पढ़ लेते हैं, तो थोड़े से जो बेसिक बेसिक आते हैं उनका समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से गए, क्योंकि वो आसान से नज़र आते हैं और उनको लगता है कि यूजीसी नेट में इतना आसान कैसे पूछ सकते हैं, तो वो उस ऑप्शन को छोड़ करके थोड़ा सा अलग ऑप्शन दिखाई देता है उसको वो टिक कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रश्न आपके गहराई से पूछे जाते हों। सरल प्रश्न भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और ज़्यादा जो जटिल है वो भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है। तो यहाँ मैंने सिर्फ उन प्रश्नों के बारे में बताया जो वज्रांश ने गलत कर रखे हैं, बाकी जो नहीं बताए वो लगभग इनके ठीक हैं। तो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जो उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, ये उपन्यास हैं और इन्होंने इनको कहानी समझ लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? उपन्यास। प्रश्न संख्या 9, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? इसमें सच्चिदानंद हिरन वात्स्यन अगे का नाम दे रखा है, विद्यानिवास मिश्र है, फणीश्वर नाथ रेणु है और नागार्जुन है। तो ये जो निबंध ये पत्रों का संग्रह है ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं और इनका भी जवाब बिल्कुल सही है। रस की निष्पत्ति का, ये जो रस की निष्पत्ति है मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? यानी कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये कथन कह लो या फिर किसका मानना है? आपको ये जो चारों व्याख्याता नजर आ रहे हैं ये जो रस निष्पत्ति है उन्हीं की व्याख्याता हैं। और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, रस जो संप्रदाय है उनके प्रवर्तक कौन हैं? आपको प्रवर्तक का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। बिल्कुल आसान सा है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भट्टलोलट। साथ में ये भी पता होना चाहिए इन चारों का आपको कि ये किस दर्शन से हैं, इनका अपना अलग अलग कौन सा दर्शन है। साथ साथ इनके दर्शन भी देखते चलो। भट्टलोलट जो है वो मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे, मीमांसा दर्शन। इसके बाद में भट्टनायक जो आपको नजर आ रहे हैं वो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। तीसरे नंबर पे शंकुक आपको नजर आ रहे हैं, ये न्याय दर्शन से प्रभावित थे। और इसके पश्चात अंत में अभिनव गुप्त हैं, ये शैव दर्शन। आप इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हो। मिन्ना की सास, मिन्ना मिन्ना नहीं लिखना आपको, मिन्ना की और सास को इस प्रकार से लिखना है। अब देखो इनका जो सही क्रम है वो मीमांसा दर्शन मी से बन जाएगा, पहला भट्टलोलट, उसके बाद में न्याय दर्शन दूसरे नंबर पे शंकुक आएगा, ठीक है। और इसके बाद में की को आप छोड़ दो, सा सांख्य दर्शन भट्टनायक का और शय से शैव बना लो अभिनव गुप्त का। मिन्ना की सास। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो कि इनके दर्शन कौन कौन से हैं, यानी कि इनके तो नहीं हैं, ये किन दर्शनों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, आचार्य क्ष्मेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संस्कृत साहित्य में जो 6 आपके संप्रदाय हैं वो कौन कौन से संप्रदाय हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं। संप्रदाय और सिद्धांत में क्या फ़र्क आपको ये भी पता होना चाहिए। और आचार्य जो क्ष्मेंद्र हैं ये औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इन्होंने काव्य के जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए
औचित्य के कुल मिलाकर के 27 भेद माने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा 27, जो वज्रांश ने भी बिल्कुल सही कर रखा है। सबसे पहले संस्कृत में रस संप्रदाय है। उनके प्रवर्तक जो मैंने अभी पूछा था, आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बताना है। उसके बाद में अलंकार है, अलंकार का भामह है। इनके अलावा भी जैसे दंडी है और भी बहुत हैं। रीति, रीति संप्रदाय है या रीति सिद्धांत है, ये आचार्य वामन की है। इसके बाद में आपका ये जो ध्वनि संप्रदाय है, ये आनंदवर्धन का है। औचित्य आपको नजर आ रहा है, क्षेमेंद्र का है। एक और बच गया आचार्य कुंतक। कुंतक किस सिद्धांत के प्रवर्तक है, ये भी आपको ही बताना है। अभी तक मैंने आपको दो प्रश्न दे दिए हैं। रस संप्रदाय या सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो कौन है, और कुंतक किस सिद्धांत के प्रवर्तक है। संस्कृत में 6 संप्रदाय सिद्धांत हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये जरूर पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। आप ये देखो, जब हम जून 2022 का जो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, उनमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र ज़्यादा है, व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी बहुत कम थे। यहाँ आपको लग रहा है भारतीय काव्य शास्त्र के और जो भाषा विज्ञान के प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में आपको मिल रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पद पूर्वार्ध वक्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 तक हम पहुंच गए हैं। लिरिकल बलेड्स, लिरिकल जो बलेड्स है 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। 2 कवि हैं, उनकी कविताएं हैं, वो कौन कौन से हैं। प्लेटो अरस्तु ये तो नहीं है, इलियट रिचर्ड्स भी नहीं है, क्रोचे मैथ्यू आर्नल्ड भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 2 आपको नजर आ रहा है, वज्रांश ने भी सही कर रखा है, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, ये इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान में रखना है, लिरिकल बलेड्स 1978 में लिखा गया था और विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के द्वारा ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है। ये चारों आपके आलोचक कह सकते हो, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, मिश्र बंधु। तो इनमें आपको ऑप्शन 2 नजर आ रहा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सही है। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है। आप ये देखो, ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं, इन्होंने ये जो कथन कह करके भारत में जो कुछ भी उनकी नज़र में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, पाखंड फैला हुआ है, उस पर प्रहार करने का प्रयास किया है। क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, इसके ऊपर ये अपनी जो विज्ञान है, पश्चिमी विज्ञान को ज़्यादा वास्तविक मानते हैं। और इसी प्रकार से ये जो आपका कथन नज़र आ रहा है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के, हरे भरे का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो इसी प्रकार से ये जो आपको हंटर नज़र आ रहे हैं चौथे ऑप्शन पे, ये कथन इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध किस चिंतक ने विचार किया है। इस प्रकार से जो हम प्रश्नों को देख रहे हैं, अभी लग रहा है कि जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था, लगभग 20% के आसपास आपका पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र आ सकता है। इस प्रश्न पत्र में लग रहा है कि इतना तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन संख्या 2, ल्योतार्थ। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड, आपको पता होगा हिंदी का पहला समाचार पत्र, को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए उदंत मार्तंड के जो संपादक हैं वो कौन हैं। पंडित जुगल किशोर।
ध्यान में रखना है, पंडित जुगल किशोर और ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ये ही इनको प्रकाश में लाने वाले विद्वान हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 18 पे पहुंच गए हैं हम। चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? चौसर का जो खेल होता है महाभारत के समय में भी खेला जाता था, तो इसमें इन्होंने नर्द का जो अर्थ पूछा है वो बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोटी। जो गेम खेलते हैं ना चौसर का, उसमें गोटियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस नर्द का अर्थ होता है गोटी। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? तो यहाँ टोल्स्टॉय, गांधी जी, शेरफरा पागल, तिलक, 3 आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंधेरे में जो कविता है इसके लेखक कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। अब जो आपको अंत में ऑप्शन नजर आ रहा है बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम नहीं लिख रखा है यहाँ पे, सिर्फ तिलक लिख रखा है, तो तिलक ही इसका सही उत्तर होगा। इस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा पितः पितः ओ कहकर के बाल गंगाधर तिलक को ही संबोधित किया गया है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने कहा है? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा बहुत लंबी कविताओं में से एक है और इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो पंक्ति आपको नजर आ रही है ये राम ने विभीषण से कही है, राम की शक्ति पूजा के अनुसार। अगला प्रश्न है, नैन चुवहि जस महवट नीरू, यानी कि नैन चुवहि जस महवट नीरू, नागमती का जो वियोग खंड है, इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? जो यहाँ पे महवट आपको नजर आ रहा है इसका सही अर्थ क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नागमती का वियोग खंड है ये पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत। और आपके लिए एक प्रश्न है, ये पद्मावत जो ग्रंथ है महाकाव्य है भक्तिकाल का, इसके रचयिता कौन हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माघ की झड़ी। प्रश्न एक बार फिर सुन लो, पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? आप ये देखो क्या बोल रखा है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आपको नजर आएगा जालंधर आप निशान लगा दोगे, क्योंकि प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इसमें शहर नहीं है पूछ रखा है, शहर है नहीं पूछ रखा, तो इसमें जालंधर का भी जिक्र है, लखनऊ का भी है, नैनीताल का भी है, कानपुर का जिक्र नहीं है। और झूठा सच के जो लेखक हैं वो यशपाल वर्मा हैं, यशपाल वर्मा। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? आप ये देखो, पहले तो ये जो चारों उपन्यास आपको नजर आ रहे हैं, झूठा सच मैंने अभी बताया था यशपाल वर्मा का है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु। अंत में जिंदगी नामा जो आपको उपन्यास दिख रहा है ये है कृष्णा सोबती का, कृष्णा सोबती। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें जो मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान उपन्यास में ये बातें
कही गई हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, कथामुख प्रस्तावना जो वक्तव्य है, इसके अनुसार मिस जो कैथराइन है किस राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी बाण भट्ट की आत्मकथा के अनुसार? तो इनमें जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की ये निवासी थी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद और शाह लतीफ बुल्ले शाह की कविताओं का? अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? आपको यहाँ पे जो 4 उपन्यास नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तमस उपन्यास है भीष्म शाहिनी का, इसके बाद में झूठा सच यशपाल का, जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का, शेखर एक जीवनी, ये है शेखर एक जीवनी अगे का उपन्यास, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अगे। जिंदगीनामा इसका सही उत्तर है, कृष्णा सोबती के द्वारा 1979 में ये उपन्यास लिखा गया था। तो बाबा फरीद, शाह लतीफ, बुल्ले शाह का जो जिक्र हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो जिंदगीनामा में हुआ है। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कह करके संबोधित करती है? ट्यूशन वाली, ठीक है, ट्यूशन वाली की जगह यहाँ पे ट्यूशन वाली बोल रखा है बिरजू की माँ ने। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु को। ये फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल वर्मा का झूठा सच, जिंदगीनामा, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रश्न दिए जा रहे हैं और इसका सही उत्तर होगा जंगे की पुतोहू, पुतोहू जंगे की। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? चंद्रदेव से मेरी बातें, ये जो कहानी है ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई थी। ये वही बंग महिला हैं जिन्होंने साहित्य लिखते समय अपना नाम तक छुपा के रखा और इसके बाद में पता चला इनका जो नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। 2022 की परीक्षा में भी इनसे प्रश्न पूछा गया था। तो अब आपको ये बताना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम? वो हुई थी 1904 में। इसका सही उत्तर होगा 1904। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने कहा? सिक्का बदल गया जो कहानी है वो कृष्णा सोबती की है, ठीक है। और इसमें ये जो कथन पूछ रखा है वो नवाब बीबी ने शाहनी से कहा था। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद जो स्कंदगुप्त नाटक है, इसमें किस पात्र के द्वारा कहा गया? स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपको ध्यान में रखना है। और ये इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं, पिछली परीक्षा में भी देवसेना के बारे में पूछा गया था और देवसेना है इसका सही उत्तर होगा। ये बाहुबली की देवसेना नहीं, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की पात्र है। मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरअवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए क्या सोचे, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों करे, और वर्तमान को अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, उनके 2 नाटक यहाँ पे आ गए हैं। पिछली परीक्षा में ध्रुव स्वामिनी से पूछा गया था, अब की बार चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप ये देखो, इन नाटक के अंदर से कोई भी पंक्ति उठा करके आपके सामने
रख दी जाती है। तो अब पहले जो विद्यार्थी सिर्फ कवि, उनकी रचनाएं, जो भी लेखक हैं सभी विधाओं के, उनके नाम, उनकी जो रचना है उनको रट्टे लगा करके पहुंच जाते थे। वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़कर चले जाते थे। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है और इस समय पे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी भी कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता के अंदर से कोई भी पंक्ति उठाई और वो आपके सामने रख दी जाएगी। और इसलिए आपको ये नहीं है कि कोई भी एक आधी गाइड पढ़ करके चले जाओगे, आप नेट जेआरएफ कर लोगे। आपको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो कथन है चंद्रगुप्त नाटक में, ये सिंहहरण का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। नाटक से एक और प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक है और इनके जो लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। आपको साथ साथ ये ध्यान में रखना है, जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनके साथ साथ जो भी रचनाएं हैं उनके लेखकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपेंद्र नाथ अश्क इसके लेखक हैं। तो ये जो इतना लंबा कथन है, ये इसमें श्रीपत के द्वारा ही कहा गया है। प्रश्न संख्या 32 पे पहुंच गए हैं। आज हम 50 प्रश्न ही करेंगे। कई कुछ विद्यार्थी ये सोच करके बीच में वीडियो स्किप कर दे कि 100 प्रश्नों में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 50 अभी करेंगे, 50 इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ के ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती हूँ, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। पिछली परीक्षा में भी ये प्रश्न बकरी नाटक से पूछा गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं और ये जो कथन है सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा। शरत चंद्र ने नीरजा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें इसका सही उत्तर होगा शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। आपको पता होना चाहिए शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी और शिवरानी देवी ने ही प्रेमचंद की जो एक जीवनी है प्रेमचंद घर में आपने कभी पढ़ी होगी, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद घर में। अगला प्रश्न है, मैं अब प्रीतियां लांग सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले जामुन का पेड़, जो एक हास्य व्यंग्य रचना है कृष्णचंद्र की, बहुत कड़ा इसमें व्यंग्य किया गया है, कृष्णचंद्र की रचना है। ठीक है। इसके बाद आपू हदरी, ये आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इसके पश्चात माटी की मूर्तें, ये रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज का संकलन है जिसमें 12 रिपोर्टाज संग्रहित है। राम वृक्ष बेनीपुरी का, राम वृक्ष बेनीपुरी का। और इसके बाद में अंत में मैं अभी जिक्र कर ही रहा था प्रेमचंद घर में जीवनी है शिवरानी देवी की, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने जिक्र किया था प्रेमचंद घर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप हुदरी। ये जो आप हुदरी है आपको पता होना चाहिए पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। आप हुदरी का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 35, चम्पापात्र निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? यहाँ देखो 4 ऑप्शन है, शरत चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। प्रश्न संख्या 36, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन है, चारों ये स्त्री लेखिकाएं हैं। इनमें मन्नू भंडारी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन संख्या 3। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। ये जो पंक्ति है किस निबंध से अवतरित है? आप यह 4 ऑप्शन देखो, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, ऊठ जाग मुसाफिर। यहाँ इन चारों ऑप्शन में से एक भी उत्तर सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंदु का एक निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसी निबंध से पंक्तियाँ उठाई गई हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि यूजीसी के द्वारा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपने चारों नकार दिए, आप होते कौन हो ऐसे 4 ऑप्शन नकारने वाले? मैंने इस प्रश्न पे रिसर्च किया है, उसके बाद में पता चला कि उन्होंने जो फाइनल आंसर की थी यूजीसी की, उससे इस प्रश्न को ड्रॉप कर रखा है। और इसका कारण यही है कि इन चारों ऑप्शनों में ये नहीं है। इसका सही उत्तर होगा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बहुत लंबे लंबे कथन दिए गए हैं, तो आपको कम से कम भी यहाँ इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है। कोशिश ये करनी है जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो जल्दी पढ़े जाते हैं, उनको आप स्पीड से करना, ज़्यादा गति बढ़ानी वहाँ पे, और ऐसे प्रश्नों को समझकर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद करें, बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन, दूसरा लालित्य। जो कैसे ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? 4 ऑप्शन हैं, चारों निबंधकार हैं। इनमें जो तीसरा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है विवेकी राय, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार इन्हीं का निबंध है, कविता का देश भी इन्हीं का है, छोटे छोटे सुख नहीं है, व्यक्ति व्यंजक गद्य ये भी इन्हीं का निबंध है। तीसरा जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये जो निबंध है इसका सही उत्तर भी होगा, ये गिरिराज शरण अग्रवाल का है। आपको ध्यान में रखना है, गिरिराज शरण अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा। छोटे छोटे सुख का गिरिराज शरण अग्रवाल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। मानव शरीर का अध्ययन करने की वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध में उद्धृत हैं? आप ये देखो, निबंधों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 4 यहाँ पे आपको निबंध नजर आ रहे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का। तो इसका जो सही उत्तर आपको यही मिल गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। अगला प्रश्न है व्याकरण से आ गया। अच्छा लग रहा है कि व्याकरण के प्रश्न भी इस परीक्षा में बहुत ठीक ठाक मात्रा में दे रखे हैं। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता। आपको पता है कि स्वर तो हमेशा ही स्वतंत्र होते हैं, तो ये सही नहीं है। इसके पश्चात उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, ये बात बिल्कुल सही है,
क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 ही होते हैं। जो री है उसका उच्चारण जो व्यंजन री होता है इसी के रूप में किया जाता है। तो इसी प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से आपके मूल स्वर 10 ही हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये गलत बात है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये भी सही है। मात्राओं के आधार पर स्वर के भेद दो ही हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इस प्रकार से बी, सी और ई जहां आपको नजर आए आप उसी पे सही कर दो। तो इसका जो ऑप्शन 2 होगा वो सही हो जाएगा। आपको ये जो वर्णमाला से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वर्णमाला के ऊपर मैंने कुछ वीडियोज बना रखी हैं, लगभग पूरी वर्णमाला को समेट रहे हैं, तो आप उनको अवश्य देख लेना। अगला प्रश्न है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया का फल क्रम पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप ये देखो, जो फल है वो क्रम पर नहीं पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया कैसे होगी? ये बात तो हजम हमें नहीं हुई। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं होती हैं या कहलाती हैं। सही बात है। जो अंत में काम करे तो समाप्त कर रही हैं तो समापिका क्रियाएं ही होंगी। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रियाएं कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके पश्चात अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। अकर्मक ही हो गए तो कर्म होने का क्या मतलब? ये बात सही नहीं है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, बिल्कुल सही है। धातु होते हैं जो संस्कृत में, वही क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें ये देखो, हमने बी का सही किया, सी का भी सही किया, ए का भी सही किया। बी, सी, ई कहाँ नजर आ रहे हैं? ऑप्शन संख्या 3 में। 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अबर नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। हमें तो कभी नहीं पढ़ा भी हमने तो ऐसा। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। ये बात बिल्कुल सही है। दशरथ विलाप और जो फूलों का गुच्छा है भारतेंदु की ये रचनाएं खड़ी बोली में है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। ये यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगली पंक्ति है, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बिल्कुल हैं जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः स्मरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, बिल्कुल किया है, ये भी सही है। तो बी, डी और ई देखो कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ऑप्शन संख्या 2 में बी, डी, ई हैं। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और सोच समझ कर ही निशान लगाना है। आप ये मत सोचना कि इतना मुश्किल पेपर आ रहा है तो हम कैसे पास होंगे, कैसे क्लियर कर पाएंगे। जब आप पढ़ोगे पुस्तकों को आपका मन लगने लग जाएगा। जैसे ही पुस्तकों से आपको प्रेम हो जाएगा उसके बाद में ये जितनी भी कहानी उपन्यास दे रखे हैं, नाटक दे रखे हैं, आप आसानी से इनको पढ़ पाओगे। और आप ये मत सोचो कि इतना मुश्किल पेपर है, क्योंकि आप अकेले के लिए नहीं, ये सबके लिए मुश्किल है। जितना पेपर मुश्किल आपको नज़र आएगा तो आप ये सोचो जो मेरिट है वो इतनी ही डाउन आएगी। जितना पेपर आसान, मेरिट ऊपर चली जाएगी। वो सबके लिए एक समान होता है। आपको ये थोड़ी है कि जैसे 300 नंबर का आपका कुल ये जो 2 पेपर होते हैं 300 अंक निर्धारित हैं, कि हमें ये है थोड़ी है कि हमें 300 अंक ही लेने पड़ेंगे। 1-2%, 3-4% जो छूट भी जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, छूट छोड़ने नहीं हैं, गलत हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इनमें से आप कोशिश यही रखो, हमारे 10, 20, 30, 40, 50% भी गलत होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 150 में से अगर आपके 100 प्रश्न ठीक हो जाएंगे तो भी नेट हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना मुश्किल प्रश्न, इतने मुश्किल दे रखे हैं। 10 में से आप एवरेज निकाल के देखो, अगर आपके
7 के आसपास ठीक हो रहे हैं तो आप आसानी से नेट कर जाओगे। 7 के आसपास ठीक हो रहे तो नेट ही नहीं, आपका JRF भी होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ये बात बिल्कुल सही है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों से उलझाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सोच समझ के ही उत्तर देना है, क्योंकि कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, मदन गोपाल। और जैसे ही आपको अमृत राय का नाम दिखाई देता हो, आपको पता होना चाहिए वो कलम का मजदूर नहीं है, वो कलम का सिपाही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रेमचंद और अमृत राय में क्या संबंध है, तो दोनों ये पिता पुत्र हैं। प्रेमचंद के बेटे का नाम ही अमृत राय है। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, उनका मूल नाम भी यही है। अगला देखो, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। बिल्कुल थे जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित लिखित आलोचनात्मक पुस्तक है। अरे भाई, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, न कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। इस प्रकार से आपका ACD कहाँ ठीक लग रहा है? आपको ऑप्शन संख्या 2 में आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। बिल्कुल सही है, आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो कौन सी है? अर्ध कथानक किसके द्वारा लिखी गई है? बनारसी दास जैन के द्वारा। इसके पश्चात जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। ये बिल्कुल अनुदित आत्मकथा ही हैं। अगला है, कस्तूरी कुंडल बसे पर बाखेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। ये आत्मकथा पर बाखेतान की नहीं है। पर बाखेतान की आत्मकथा पिछली परीक्षा में पूछी गई थी, अन्या से अनन्या। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बैचैन द्वारा रचित आत्मकथा है, ये भी गलत है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा, ये सही है। तो इस प्रकार से इसके A, B और जो E आपको नज़र आ रहा हो, A, B, E, ऑप्शन संख्या 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां। सिर्फ हम 50 प्रश्नों तक ही आज करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, इसलिए जो अगला भाग इसका बहुत जल्दी आएगा। बचे हुए 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। काव्य दोष से संबंधित उदाहरण है। सही उदाहरण क्या? काव्य में जो दोष होते हैं, क्लिष्टता का दोष, अक्रमता का दोष, दुष्ट, ये जो दोष दिखा रखे हैं सारे के सारे, इसके जो सही हैं वो कौन से उदाहरण हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ देखो, आपके क्लिष्ट दोष वेद नखताग्रह है, जेरी अर्ध करी को बरजे हम खात, ये नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल है भाई, क्लिष्ट तो दोष ही है, इसका आप सही कर लेना। अक्रमता दोष ये है, मुख मैंग को देखकर विक्षा मानस कंज, ये गलत है। तीसरा है, दुष्क्रमता दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, तो यहाँ आप देखो ये भी बिल्कुल दुष्क्रमता दोष ही है। इसके पश्चात ग्राम्यता दोष, कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंजली घनिष्ठ माँ, यहाँ भी आपका गलत है। इसके पश्चात अप्रीत दोष, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ACE आपको जहाँ भी नज़र आए आप उसी को ठीक कर देना। ACE आपका ऑप्शन जो B है, ऑप्शन 2 है, उसमें है। अगला प्रश्न है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन से हैं? रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। कुछ देर पहले मैं
जो संस्कृत के संप्रदाय हैं, या फिर आप उनको सिद्धांत कह सकते हो, सिद्धांत और संप्रदाय में भी अंतर है, ये भी किसी दिन मैं बताऊंगा आपको। रीति संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वामन की रीति, मैंने बताया था कुछ देर पहले, बिल्कुल सही है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठन बताया, ये भी सही है। भोज ने रीतियों की संख्या मानी है 105, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि आचार्य भोज ने रीति की संख्या मानी है 6। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति घोड़ी है, ये गलत है, ये भी गलत था। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ये देखो कहाँ पे हैं, ए बी सी ऑप्शन 1 में ही मिल गए, ये इसका सही जवाब है। केवल 3 प्रश्न और बचे हैं, बस ऐसे ही धैर्य बनाए रखो, आप जरूर सफल हो जाओगे। कल्पना के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इनका, कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, सही बात है। कोलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना, गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। ये क्या कर रहे हैं, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क, मुख्य जो कल्पना है वो जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि जो गौण कल्पना है वो मुख्यतः है दार्शनिक या कलाकार की विशेषता है। ये आंसर की के अनुसार तो सही बता रहे हैं, किंतु मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि जो मुख्य होगी वो विशिष्ट लोगों में होगी, और विशिष्ट हैं दार्शनिक और कलाकार, और जो सामान्य लोग हैं उनमें गौण। लेकिन हो सकता है कोलरिज ने अपने कल्पना सिद्धांत में इसमें बताया हो, तो ये भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है, मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है, इच्छा चालित वॉलंटरी नहीं होती। मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास हो, ये भी गलत है। इसी के अनुसार ये भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने इन दोनों को नहीं माना है। वैसे हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो मुख्य कल्पना जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके अंदर बातें करते हैं, लेकिन इनके अनुसार जो कोलरिज का कल्पना का सिद्धांत है, पहले 3 आपके ठीक हैं, तो पहले 3 ए बी सी जहाँ नज़र आता है वहाँ निशान लगा दो ऑप्शन 2 पर। प्रश्न संख्या 49 पे पहुँच गए हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। आप यहाँ देखो, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में जो विचार हैं वो दे रखे हैं। पहला है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता में मुक्त करने वाली थी, मुक्त नहीं करने वाली थी वो। उसके पश्चात अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, ये सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया, बिल्कुल नहीं सिखाया, क्योंकि जैसे ही थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लग जाते हैं हम जो अपनी संस्कृति हैं उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, अंग्रेजी बोलने वालों की नज़र में, मैं सबके लिए बातें नहीं कर रहा, जो नए नए अंग्रेज बनते हैं, जो हिंदी वाले अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, उसके बाद में अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं, जैसे ही कोई भारतीय संस्कृति या उनको नज़र आती है तो वो उनकी नज़र में एक गंवार के समान है, मूर्खों के समान है। अगली है पंक्ति, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, बिल्कुल ये बात सही है। तो यहाँ आपको ए सी और ई, ए सी ई जहाँ नज़र आए वहाँ पे निशान लगाओ ऑप्शन 3 पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारा, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त जो कथन हैं वो कौन कौन से हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, बिल्कुल किया है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं, गांधी को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो अंबेडकर दर्शन को ही मानते हैं। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इन्होंने ही की थी। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करता है, बिल्कुल भी नहीं करता ये वर्णाश्रम की। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने पूरे समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। कोई एक दलित व्यक्ति अपनी जब आत्मकथा लिखता है तो उसके बाद में उसके अंदर जैसे ही हम उसकी आत्मकथा पढ़ रहे हैं
वो पूरे समाज का एक प्रकार से आप कह सकते हो पूरा समाज ही उस आत्मकथा में आपको नज़र आता है। और हम सिर्फ दलित समाज की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन आपके ए सी ई यही तीनों सही है। तो आज की वीडियो का समापन यही होता है। बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा भाग आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।